राजीव भैया बता नहीं सकता तुमसे मिलकर कितनी खुशी हुई। मैं रात गए तक तुम्हारी मोहब्बत भरी बातें याद करता रहा। तुम सचमुच भले मनुष्य हो, झट से दिल जीत लेते हो। उसने खुश होकर कहा, तुम भी बहुत अच्छे मनुष्य हो रोहित भैया। पहली ही मुठभेड़ में अपने अपने लगने लगे थे। ये बताओ चाय पियोगे या कॉफी बनाऊं? मैंने कहा, भाई तुम बाबू लोगों जैसी बातें क्यों करते हो? तुम अपने हाथ से जो पिलाओगे पी लूंगा। कल की चाय तो बहुत ही बढ़िया थी। उसने मजीद खुश होकर कहा, मैं कॉफी भी बहुत बढ़िया बनाता हूँ रोहित भैया। खास तौर पर रागिनी मैडम को तो मेरे हाथ की कॉफी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं दिल लगाकर फेंटता हूँ कॉफी। मैंने कहा, अच्छी कॉफी हर एक के बस की बात थोड़ी है राजीव भैया। चलो कॉफी ही पिला देना, परंतु जरा ठहर के, पहले अपनी मीठी जबान का मजा लेने दो मेरे को। उसने कहा, चलो ठीक है। मुझे रागिनी मैडम को भी कुछ देर के बाद कॉफी पिलानी है। मैंने सरसरी लहजे में इंतहाई अहम सवाल पूछ डाला। कहा, रागिनी मैडम अपने लक्ष्मण जी की बीवी हैं क्या? राजीव ने ये सुनकर जल्दी से कहा, नहीं भैया, अपने लक्ष्मण जी ने अभी तक ब्याह ही नहीं किया। उनकी छोटी बहन है रागिनी मैडम। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन वो भाई के साथ क्यों रहती हैं? मेरा मतलब है अपने ससुराल। तभी किसी ने सुरीली लेकिन गुस्सीली जनाना आवाज में हाँक लगाई, राजीव कहाँ मर गए हो तुम? पता नहीं है मेरी कॉफी का समय है? राजीव के लहजे में खौफ और बेचारगी के मिले जुले तासुरात नुमाया हुए। मर गए यार, यही रागिनी मैडम है। राजीव ने जल्दी जल्दी बताया, और इससे पहले कि उसे दोबारा पुकारा जाता, राजीव ने लगभग चीख कर लेकिन मौद्दबाना लहजे में जवाब दिया, मैडम आप लॉन में बैठो, मैं बस 10 मिनट में कॉफी लेकर आता हूँ। उसका बुलंद आहंग पैगाम रागिनी मैडम तक बखूबी पहुंच गया था। जवाब में कदरे नर्म लहजे में कहा गया, ओके, लेकिन ज्यादा देर न लगाना, अदरवाइज आई विल फिक्स यू। राजीव ने उसकी धमकी पर कोई रद्द अमल जाहिर करने की बजाय मुझे मुखातिब करके कहा, रागिनी मैडम ने भी अपने भाई की तरह अभी तक शादी नहीं की है, इनके साथ यहीं रहती हैं, सारा घर तो यही संभालती हैं। मैंने कहा, जल्दी जाओ भाई, कहीं उनके दिमाग की गर्मी तुम्हारे लिए मुसीबत न बन जाए। राजीव ने उठते हुए मुतमईन लहजे में कहा, नहीं, कभी कभी झुंझुलाहट में मिजाज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, परंतु दिल की बहुत अच्छी है। हाँ, कॉफी के वक्त गायब हो जाऊं तो फिर शामत आ जाती है। तुम बस 10 मिनट इंतजार करो, मैं मैडम के साथ तुम्हारे लिए भी कॉफी बना कर लाता हूँ। वो तेज कदमों से बंगले के पहलू से होकर गालिबन अकबी दरवाजे से बावर्ची खाने की तरफ चला गया। मैंने राजीव से गुफ्तगू के दौरान में अपना लहजा जानबूझकर धीमा रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी गुफ्तगू गेट पर तैनात चौकीदार तक पहुंचे। राजीव के रुखसत होने के बाद मैंने जरा गहरी नजरों से चौकीदार का जायजा लिया। कद छोटा होने के बावजूद वो ठुके हुए बदन का था। उम्र लगभग 35 साल रही होगी। किसी शुमाली रियासत का बाशिंदा लग रहा था। गेट से मुंसलिक एक कैबिन उसका ठिकाना रहा होगा। करीब ही एक आहनी स्टूल भी मौजूद था, लेकिन उस वक्त वो चौकस खड़ा था और वो वक्फे वक्फे से मुझ पर भी सरसरी नजर डाल देता। मैंने चौकीदार को मुतवज्जे पाकर नजरें घुमाई तो बंगले से बिल्कुल मुल्हिक फूलों की क्यारी में घिरे लॉन के एक सरसब्ज कते पर बिछी 4 कुर्सियों में से एक पर शोख सब्ज और सुर्ख रंग की साड़ी में मलबूस लगभग 42 साल की एक फरबही माइल गोरी चिट्टी खातून बराजमान दिखाई थी। उससे मेरा फासला ज्यादा से ज्यादा 25 गज रहा होगा। मैंने तवज्जो से उसका जायजा लिया। वजन कदरे ज्यादा होने के बावजूद वो खासी खुश शक्ल लग रही थी, और उसकी पेशानी पर चमकती किरमजी बिंदिया से साफ लग रहा था कि वो अभी अपनी ढलती उम्र से हार मानने को तैयार नहीं। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वही रागिनी मैडम है। उसके हाथ में एक किताब थी, लेकिन मैं पहली नजर में भाप गया था कि मेरे मुतवज्जे होने से पहले वो गहरी नजरों से मेरा जायजा ले चुकी है। अलबत्ता मुझे अपनी तरफ देखता पाकर उसने मेरी तरफ से नजरें हटा ली और किताब खोल ली। जाहिर है उसे घूरते रहना तो किसी तरह भी मुनासिब नहीं था, खुसूसन ऐसी सूरत हाल में कि चौकीदार भी गैर महसूस अंदाज में मेरी निगरानी कर रहा था। चुनाचे मैं उसकी तरफ से नजरें हटाकर उस तरफ देखने लगा जिधर से राजीव की आमद मुतवक्के थी। लगभग 2 मिनट के बाद मैंने सरसरी अंदाज में एक बार फिर रागिनी मैडम की तरफ देखा तो उसे अपनी ही तरफ तवज्जो से देखते पाया। चोरी पकड़ी जाने पर वो कुछ गड़बड़ाई, लेकिन फिर उसने खुद पर काबू पा लिया। हमारी नजरें मिली और वो एक बार फिर बज़ाहिर किताब की तरफ मुतवज्जे हो गई। मेरी वहां आमद का असल मकसद तो कुछ और था, लेकिन मामला जिस रुख पर चल पड़ा था वो भी गैर मुनासिब नहीं था। इस औरत की मुझ में खुसूसी दिलचस्पी राजीव के मुकाबले में कहीं ज्यादा मौसर अंदाज में मेरी बात आगे बढ़ा सकती थी। लिहाजा मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं भी अपने तौर पर उसकी हौसला अफजाई करूं। लिहाजा चंद लम्हों के बाद मैंने गोया मजबूरन दोबारा रागिनी मैडम की तरफ देखा और उसकी नजरों का रुख अपनी तरफ न पाकर भी इन्हिमाक से उसका जायजा लेता रहा, हत्ता कि उसकी नजरें भी बेसाख्ता एक बार फिर मेरी तरफ उठ गईं। मैंने उसके मुतवज्जे होने पर बज़ाहिर उसकी तरफ से नजरें हटा ली, लेकिन कनखियों से उसे देखता रहा। मैं बखूबी जानता था कि वो भी समझ चुकी है कि मैं उसकी खुसूसी तवज्जो भांप चुका हूँ
اور جوابی تاکہ جھانکی کے ذریعے اب جواب دلچسپی کا اظہار کر رہا ہوں۔ مجھے اب ملال ہو رہا تھا کہ راجیو کے سامنے خود کو شادی لائق 2 بیٹیوں کا باپ کیوں ظاہر کیا۔ خیر، اس سادہ لوح انسان کو تو اب بھی غچہ دیا جا سکتا تھا کہ اسے سننے میں غلطی لگی ہوگی۔ میں نے تو دراصل اپنی 2 بہنوں کا تذکرہ کیا تھا۔ ساتھ ہی مجھے اپنے بھیس کے حوالے سے انجانے میں سرزد ہونے والی ایک کوتاہی پر اب خوشی ہو رہی تھی۔ مجھے بوڑھے کے روپ کے مطابق بالوں کی سفیدی برقرار رکھنے کا موقع نہیں مل پایا تھا، جس کے نتیجے میں میرے سر اور مونچھوں میں سیاہ بالوں کی تعداد سفیدی پر غالب آتی جا رہی تھی، اور لگ بھگ 60 سال عمر والے ابتدائی روپ کی بجائے اب شاید میں 45 سال کا دکھائی دے رہا ہوں گا، اور میری یہ ادھیڑ عمری اس وقت میرے لیے نعمت ثابت ہو رہی تھی۔ میرے سامنے اس وقت یہ سوال تھا کہ میں راگنی میڈم کی اس توجہ کو مزید کیسے بڑھاوا دوں۔ شاید راجیو مددگار ثابت ہو سکے، لیکن کس حد تک؟ کیا وہ میری خاطر اپنی نوکری خطرے میں ڈالنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ بہرحال احتیاط کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو استعمال میں لانے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ میں نے ایک نظر چوکیدار پر ڈالی۔ وہ شاید رفتہ رفتہ میری طرف سے مطمئن ہو چلا تھا اور اب مجھ پر مسلسل نظر رکھنے کو غیر ضروری سمجھ رہا تھا۔ اس کی طرف سے اطمینان کر لینے کے بعد میں ایک بار پھر راگنی میڈم کی طرف متوجہ ہوا اور ایک بار پھر اسے اپنی طرف دیکھتے پایا۔ اس مرتبہ اس نے بوکھلا کر نظریں پھیرنے کی کوشش نہیں کی۔ تبھی میں نے راجیو کو نمودار ہوتے دیکھا۔ اس نے ایک تشتری میں کافی اور شاید کچھ اور لوازم اٹھا رکھے تھے۔ اس نے وہ تشتری راگنی میڈم کے سامنے رکھ دی۔ میں نے دیکھا کہ راگنی میڈم نے اس سے کچھ پوچھا ہے۔ اس کی بات سن کر راجیو نے جس بے ساختگی سے میری طرف دیکھا، اس سے مجھے یہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی کہ میڈم نے اس سے میرے بارے میں ہی سوال کیا ہے۔ راجیو نے اسے کچھ بتایا اور پھر مزید پوچھے جانے پر اس نے غالباً تفصیل سے میرا تعارف کروانا شروع کیا۔ اس دوران وہ وقفے سے میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کی بات ختم ہونے پر میڈم نے اسے مزید کچھ کہا۔ جواب میں راجیو نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر میں نے اسے ہاں میں سر ہلاتے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ کیا معاملہ میری توقع اور اندازے سے کہیں زیادہ تیزی سے مثبت رخ پر چل رہا ہے؟ کیا راگنی میڈم نے مجھے بلوایا ہے؟ میں نے اپنی امید کو فی الحال نچلی سطح پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ راجیو میرے پاس پہنچا تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں بول پڑا۔ کیا ہوا راجیو بھیا؟ آپ تو مجھے کافی پلانے والے تھے لیکن خالی ہاتھ چلے آئے۔ کیا میڈم نے مجھے بھگانے کا حکم دے کر بھیجا ہے؟ اس نے دبے دبے جوش کے ساتھ کہا۔ نہیں بھیا، بات اس سے بالکل الٹ ہے۔ میں نے ان کے پوچھنے پر تمہارے بارے میں بتایا ہے، اس پر انہوں نے تم کو پیش کرنے کا آدیش دیا ہے۔ میں نے احتیاط سے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے پوچھا، تم نے انہیں میرے بارے میں کیا کیا بتا دیا ہے؟ اس نے کہا، یہی کہ تم میرے سسرالی سمبندھی ہو اور روزگار کی تلاش میں دلی آئے ہو۔ فی الحال آٹو چلا رہے ہو، لیکن تمہیں کسی اچھی فیملی کے پاس ڈرائیور کی نوکری مل جائے تو وہ بھی کر لو گے۔ انہوں نے پوچھا تو بتایا کہ تم کافی پڑھے لکھے ہو اور بہت ہی بھلے اور آدرش منوش ہو۔ میں نے جلدی سے پوچھا، میرے خاندان کے بارے میں کیا بتایا؟ اس نے کہا، کچھ زیادہ نہیں، بس یہ کہ ہمایوں پور کے باسی ہو اور 2 بیٹیوں کے باپ ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، بیٹیاں نہیں بہنیں ہیں راجیو بھیا، میرا تو ابھی بیاہ ہی نہیں ہوا۔ اس نے چونک کر کہا، اچھا، مجھے سننے میں غلطی لگی ہوگی، چلو ٹھیک ہے، اب چلو، وہ پرتیکشا کر رہے ہیں، دیر کی تو انہیں غصہ آ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں نوکری ملنے کا سمے آ گیا ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے بھیا، چلو ملواؤ مجھے اپنی راگنی میڈم سے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر راگنی میڈم کی طرف چل پڑا۔ اس کے پاس پہنچ کر میں نے نہایت احترام سے دونوں ہاتھ جوڑ کر رام رام کیا۔ اس نے سرپرستانہ لہجے میں جواب دیا اور پھر کہا، راجیو نے تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم کو نوکری چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا اس نے مجھے اشارے سے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا، جو میں نے بلا جھجک مان لیا۔ یہ پیش رفت غالباً راجیو کے لیے غیر متوقع تھی، لہٰذا وہ کچھ سٹپٹایا سا دکھائی دیا۔ اس پر راگنی میڈم نے اس پر ایک ستم یہ کیا کہ ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ وہ بیچارہ اگلے ہی لمحے کچھ کہے بغیر بنگلے کی طرف چل دیا۔ میرے بیٹھتے ہی راگنی میڈم نے کہا، راجیو نے تمہیں بتا دیا ہوگا، میں راگنی دیوی ہوں، لکشمن میرے بڑے بھائی ہیں۔ یہ بتاؤ کوالیفیکیشن کیا ہے تمہاری؟ میں نے لمحہ بھر میں فیصلہ کیا اور کہا، میں نے گریجویشن کیا ہے، لیکن میرے دربھاگیہ کہ میں یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر وہ چونکی اور انگلش میں کہا، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمہارا مطلب کیا ہے۔ میں نے اپنی انگریزی زبان کی لیاقت کو بساط بھر عمدگی سے استعمال کرتے ہوئے جواب دیا، میں نے کراچی کے دیارام جیٹھمل کالج سے BSc کا امتحان دیا تھا اور اچھے نمبروں سے پاس بھی کیا تھا، لیکن پھر بٹوارے کی آگ پھیل گئی اور میں ڈگری ملنے سے پہلے ہی اپنے باپ کا جمایا کاروبار اور نئی حویلی چھوڑ کر اپنے بچے کچے کنبے کے ساتھ خالی کھوکھرا پار کے راستے ہندوستان بھاگ آیا اور بس اس کے بعد سے آج تک دھکے کھا رہا ہوں۔ میں نے اپنے لہجے کو حتی الامکان جذباتی اور پر اثر رکھنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میری یہ کوشش ناکام نہیں رہی۔
मैंने उसके चेहरे पर हमदर्दी के आसार उभरते देखे। उसने धीमे लहजे में इंग्लिश में कहा, कितनी अलमनाक बात है। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने तुम्हें देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि तुम मामूली नौकर के दर्जे के इंसान नहीं हो। तुम्हारी सरगुज़श्त सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने एहसानमंदी से भरपूर लहजे में कहा, आपकी बहुत कृपा है मैडम, वरना यहाँ कौन किसी की परवाह करता है। मैंने उसका मिजाज समझते हुए बदस्तूर इंग्लिश को ही इस्तेमाल किया। उसने बेसाख्ता खासे बेतकल्लुफाना लहजे में कहा, बराह करम मुझे मैडम ने कहो। मैंने बताया ना, मेरा नाम रागिनी है। तुम रस्मी तर्ज गुफ्तगू पर बजिद हो तो मुझे रागिनी देवी कह लो। बहरहाल मैं तो तुमको सिर्फ रोहित कहूंगी। रोहित, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो बहुत साफ सुथरी और शाइस्ता इंग्लिश बोलती थी। शायद किसी मिशनरी स्कूल या कॉन्वेंट से फारिग तहसील थी। मेरी जबान से इंग्लिश सुनकर तो जैसे उसका मेरे हवाले से रवैया ही बदल गया था। उसने मुझे अपने हाथ से कॉफी बनाकर पिलाई। मैंने राजीव की महारत का शाहकार इंतहाई उम्दा कॉफी की नफासत से चुस्कियां भरते हुए कहा, राजीव बता रहा था कि वो लक्ष्मण जी से मुझे नौकरी दिलवाने की दरखास्त करेगा। मेरी बात सुनकर रागिनी ने गोया कान पर से मक्खी उड़ाई और कदरे बेजारी से कहा, इस बात को भूल जाओ और अब राजीव से अपना खानदानी ताल्लुक भी सामने लाने की जरूरत नहीं। तुम्हें अच्छा सा रोजगार दिलवाना अब मेरी जिम्मेदारी है। जरूरत पड़ी तो भैया से भी मदद मांगी जा सकती है। अच्छा ये बताओ, तुम छोटे से इदारे का हिसाब किताब बरकरार रख सकते हो? इसके अलावा वक्तन फवक्तन छोटी मोटी तकरीबात के इनेकाद के इंतजामात संभाल लोगे? मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा, ये सब मेरे लिए कोई मसला नहीं। उसने कहा, बहुत खूब, मुझे पहले ही यकीन था कि तुम ये कर लोगे। दरअसल मैं गरीब खवातीन की फलाह बहबूद से मुताल्लिक एक तंजीम चलाती हूँ। मेरी और कुछ सहेलियां भी इस तंजीम की ओहदेदार हैं, लेकिन सारा काम मुझे करना पड़ता है। अगर तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ तो मुझ पर से काम का दबाव बहुत कम हो जाएगा। मुझे तुम जैसे काबिल भरोसा और काबिल साथी की शदीद जरूरत है। मैंने कहा, आप जैसे कहो मैं हाजिर हूँ। आप तो बहुत नेकी का काम कर रही हैं। उसने कहा, हाँ नेकी का काम तो है, लेकिन इससे मुझे अच्छी खासी आमदनी भी होती है। दरअसल हमें इन फलाही कामों के लिए देश और बदेश के कई बड़े तिजारती और सनती इदारों और तंजीमों से इमदादी रकूम मिलती हैं, जिनमें ये तंजीम चलाने के इखराजात के लिए हिस्सा भी शामिल होता है। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाहिर है हम खुद भूखे रहकर तो किसी का पेट नहीं भर सकते ना। मेरी बात सुनकर रागिनी ने तायद में सर हिलाते हुए कहा, हाँ ये तो है, लेकिन बस इतनी सी बात है कि हम इमदादी रकूम में कोई घपला नहीं करते, सब फलाही कामों में सर्फ होता है। मैंने कहा, ये यकीन दिलाकर आपने मेरे दिल में अपना मकाम और भी ऊंचा कर लिया है। आप तो सचमुच देवी हैं। वो मेरी बात सुनकर पहले तो खुश हुई, फिर कुछ सोचकर दुखी सी हो गई। कई लम्हों के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, हाँ देवी तो हूँ, और देवी होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसे सिर्फ दूसरों की फिक्र रहती है, अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि उसने मुझे दानिस्ता अपने तन्हा होने की बात जताई थी। अलबत्ता उसकी बात सुनकर मेरे जहन में एक बरमहल जुमला आया जो मैंने बोल भी दिया। मैंने कहा, हम में से बहुत से लोग सिर्फ दूसरों की खातिर जीते हैं और इस चक्कर में उन्हें याद ही नहीं रहता कि खुद उनकी भी कोई जिंदगी है। रागिनी ने मेरी बात गौर से सुनी और फिर तायद में सर हिलाते हुए मेरी बात आगे बढ़ाई। बोली, और जब ऐसे लोगों को अपने बारे में सोचने की फुर्सत मिलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। जीवन की गाड़ी स्टेशन छोड़कर निकल चुकी होती है। मैं बखूबी समझ रहा था कि वो बात को किस रुख पर ले जा रही है, लिहाजा मैंने अपनी हिम्मत यकजा करते हुए कहा, बाज़ औक़ात ये भी हमारी सोच, हमारे तर्ज फिक्र की कोताही होती है। हम अपने तौर पर फर्ज कर लेते हैं कि हमसे गाड़ी छूट चुकी है। हम स्टेशन के सिरे तक पीछा करने की कोशिश ही नहीं करते। हो सकता है वो गाड़ी प्लेटफॉर्म की हुदूद से कुछ आगे निकलकर ऐसे ही किसी दूसरे मुसाफिर के इंतजार में ठहर गई हो जो उसमें सवार होने से रह गया हो। कभी कभी भगवान अपने पुजारियों पर खुसूसी मेहरबानी भी तो कर देता है। उसने मेरी जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज गौर से सुना और कुछ कहे सुने बगैर खासी देर तक मबहूत होकर मुझे देखती रही। फिर गोया किसी ख्वाब से चौंकी। बोली, यकीन करना मुश्किल है कि कोई इतना खुश नसीब भी हो सकता है। मैं उसकी दिलजोई और उम्मीद बढ़ाने के लिए मजीद कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि पहली ही मुलाकात में इस कदर तेजी से पेशकदमी मुनासिब नहीं है। उसने खुद ही मुझे अपने करीब रखने का एहतमाम कर लिया है तो जल्दबाजी कैसी, इत्मीनान से बाजी आगे बढ़ाई जाएगी। मैं रागिनी की बात सुनकर चौंका। तुम्हारी फैमिली तो हुमायूंपुर में है ना? मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा, हाँ दिल्ली से ज्यादा फासला नहीं है, इतवार के इतवार चक्कर लगा लेता हूँ। उसने पूछा, और यहाँ दिल्ली में कहाँ ठिकाना है? मैंने कहा, चांदनी चौक के इलाके में अपना ऑटो खड़ा करने के गिराज के पास कशीदाकारी के एक कारखाने में रात गुजारने का बंदोबस्त कर रखा है। सवेरे निकलता हूँ तो रात तक वापसी होती है। उसने कुछ सोचते हुए कहा, मेरी तंजीम का दफ्तर यहीं अनेक्सी में है। अगर तुम चाहो तो वहीं तुम्हारे ठहरने का बंदोबस्त भी हो सकता है, खाने पीने का भी यहीं से हो जाएगा।
मैं लक्ष्मण भैया से बात कर लूंगी। मैंने कहा ऐसा हो जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उसने खुश होकर कहा ठीक है, तो कब से ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हो? मगर ये बता दूं मुझे जल्दी बंदा चाहिए। मैं फौरन रजामंदी का इजहार करने ही वाला था कि एक जीप बंगले के गेट के अंदर दाखिल होती नजर आई। रागिनी ने चौंक कर उसे देखा और फिर कहा लो लक्ष्मण भैया भी आ गए, मैं अभी तुम्हारे बारे में बता देती हूँ। रागिनी देवी की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। मेरा मकसद बिलाशुबा लक्ष्मण निरोला तक रसाई ही था, लेकिन मैं इतनी जल्दी उससे टाकरे की तवक्को भी नहीं कर रहा था। लेकिन अब सरपरान पड़ी थी तो निमटने के लिए तैयार हो गया। मुझे बखूबी इदराक था कि ये कितना खतरनाक मरहला है। ये तवक्को करना एक खतरनाक हिमाकत होती कि खुफिया इदारे का उस जैसा घाग अफसर मेरे मुतल्लिक फराहम करदा मालूमात को अपनी बहन ही जितनी आसानी से कबूल कर लेगा। मैंने इसलिए खान साहब से रोहित शेखर के नाम से अपनी काबिल तस्दीक शनाख्त और राजीव भाटिया के शहर हुमायूंपुर में रिहाइश के मुस्तनद सबूत की दरखास्त की थी, और उन्होंने 2 दिन के अंदर पक्का इंतजाम होने और शनाख्ती दस्तावेज की फराहमी का वादा किया था। लेकिन मुझे ये मरहला मुकम्मल होने से पहले ही लक्ष्मण के सामने पेशी दरपेश हो गई। अभी तो मैंने खान साहब को अपनी 2 फर्जी बहनों के बारे में भी नहीं बताया था। अगर लक्ष्मण मेरी शनाख्त और पते की फौरी तस्दीक करवाता तो मेरा भांडा फूट सकता था। मैं ख्यालात बल्कि अंदेशों की उन्हीं भूल भुलैयों में भटक रहा था कि लक्ष्मण अपनी सरकारी जीप पोर्च में छोड़कर बंगले के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी नजर रागिनी पर नहीं पड़ी थी, ताहम उसके अंदर दाखिल होने से पहले ही रागिनी ने आवाज लगा दी, लकी भैया क्या 2 मिनट मिल सकते हैं? आपको किसी से मिलवाना है। उसके लहजे में मोहब्बत और एहतराम का एक अजीब सा इम्तिजाज था, और उसने इस बार भी इंग्लिश जबान का सहारा लिया था। उसकी पुकार सुनते ही लक्ष्मण ठहर गया। फिर उसने पलटकर अपनी बहन की तरफ देखा और इंग्लिश में ही मोहब्बत से लबरेज लहजे में कहा, क्यों नहीं रागिनी, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हें नहीं देख सका, कुछ जल्दी में था। वो नबेतुले कदमों से हमारी तरफ बढ़ा। 15-20 गज का वो फासला तय होने तक मैंने उसकी शख्सियत का गहरी नजरों से जायजा ले लिया और कुछ नताइज भी अखज कर लिए। संवलाहट, माइल रंगत और सूजी सूजी आंखों वाले उस शख्स के चेहरे पर राज कपूर स्टाइल की मूछें थी। उम्र 50 के आसपास थी। उसका कद 6 फुट से कुछ ही कम रहा होगा। जिस्म भारी लेकिन एतदाल में, किसी जमाने में बाकायदगी से कड़ी वर्जिश करता रहा होगा। बाजुओं और सीने के पट्टे इसकी गवाही दे रहे थे। ताहम गुज़श्ता अशरे के दौरान सहल पसंद तर्ज जिंदगी का आदी होने की वजह से अब तोंद भी खासी नुमाया हो चली थी। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ऐसे अफराद की ताकत में तो फर्क पड़ता ही है। असल जवाल कसरत की मुमकिना तवालत यानी स्टेमिना में आता है। उसने करीब पहुंचने पर लाट से भरपूर लहजे में रागिनी को मुखातिब किया। बोला, हस्बे मामूल इस साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लगता है मूड भी बहुत अच्छा है। उसने मुझे खासे गौर से देखा, लेकिन फिर अपनी तवज्जो बहन पर मरकूज कर ली। रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू भैया, तुम्हें तो मैं हर लिबास में अच्छी लगती हूँ। इनसे मिलो, ये रोहित शेखर हैं। लक्ष्मण ने मुझसे निगाहें मिलाते हुए गर्म जोशी से मुसाफा किया। उसने अपने जोर की नुमाइश दानिस्ता की थी या उसकी आदत में शामिल था। बहरहाल मैंने हाथ मिलाते हुए उसकी ताकतवर गिरफ्त का बराबर न सही मुनासिब हद तक भरपूर जवाब जरूर दिया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए हिंदी में कहा, तुमसे मिलकर खुशी हुई श्री रोहित। रागिनी ने बताया होगा मैं लक्ष्मण हूँ, लक्ष्मण निरोला।